हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं यार वर्क पावर एनर्जी और उसका एंटी अभ्यास का पूरा मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। आज हम कर रहे होंगे 15 क्वेश्चन, उसके 1 से लेकर के 15 तक। तो फटाफट से अपना पेन और पेंसिल निकाल के रेडी हो जाइए, क्योंकि हम करने वाले हैं बहुत ही सुंदर चैप्टर है जो कि वर्क पावर एनर्जी। काफी अच्छे क्वेश्चन है, मैंने देखे हैं एंटी अभ्यास के। तो फटाफट बिना देरी के अपन करते हैं चालू। हमारा क्या है, हमारा रिवीजन प्लस एनटीए है, एक लाइन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका होगा और फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट इन ओलंपिक गेम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकंड, हिज काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज। हमको काइनेटिक एनर्जी बतानी है। हमारे को डिस्टेंस बोल रखा है, हमारे को डिस्टेंस बोल रखा है 100 मीटर और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। हमको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का रेंज क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का रेंज क्या होगा, तो बहुत ही सरल सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। काइनेटिक एनर्जी को हम सभी जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यार यहाँ पे अटक क्या रहा है, यहाँ पे अटक रहा है हमारा वेलोसिटी। क्या हमको मास दे रखा है? जी हमको मास की रेंज दे रखी है कि हमारी मास की जो रेंज है वो है 50 केजी से लेकर के 100 केजी तक। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कैसे निकाली जा सकती है? क्या साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस है 100 मीटर और क्या हमारे पास समय है 10 सेकंड। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबसे सिंपल 10 सेकंड। अब अगर तुमसे रेंज पूछी जा रही है कि यार काइनेटिक एनर्जी की मुझे रेंज बता दो, तो काइनेटिक एनर्जी की रेंज बताने के लिए 50 केजी पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी 100 में निकालो तो कैसे निकालेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2500 और ये हमारा कितना हो गया? 5000। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज आई है वो आई है 2500 से लेकर के 5000 जूल तक। तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे और हमारा दूसरा सवाल जो है वो है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो हम देख सकते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। चलिए भाई, m and 4m मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, हमारी काइनेटिक एनर्जीज इक्वल हैं। रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम बताना है, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम बताना है। क्या ये एक सरल सवाल है? क्या ये एक सरल सवाल है? और क्या हमको बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए इसको करने के लिए? तो हमको पता होना चाहिए कि यार हमारा मोमेंटम का रेशियो क्या होता है। तो p²/2m इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो मैंने लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है p²/2m, ये हमको पता होना चाहिए। अब हमको अगर लिखना है तो हम क्या लिख देंगे भैया, pm का स्क्वायर अपॉन 2 into m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ m। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे मोमेंटम का स्क्वायर ऑफ 4m, 2 into 4m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4m। अब ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर हैं, तो हमने लिख दिया ये लो भाई साहब, ये लो भाई साहब, हमने लिख दिया ये। तो क्या अब 2 को कैंसिल कर दें, mm को कैंसिल कर दें, और हमसे जो पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है, तो pm का स्क्वायर अपॉन p4m का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो pm अपॉन p4m इज इक्वल्स टू 1/2। आई हैव गॉट द रेशियो। बहुत ही सिंपल आंसर। अगर आपको ये चीज पता है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन जानते हैं, तो इस टाइप के आंसर बहुत मुश्किल नहीं होते, बहुत इजीली हम इस टाइप के आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पर, बिना रुके कंटिन्यूअसली तीसरे सवाल पर चलते हैं। और ये रहा हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हमारा जो है वो है, एन आइडियल स्प्रिंग with a spring constant k is hung from the ceiling। अरे वाह, स्प्रिंग का सवाल, स्प्रिंग का सवाल देख के डरना मत।
ठीक है। आइडियल स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दे रखा है कि हमको बोला है कि एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का एक ब्लॉक है अटैच्ड टू इट्स लोअर एंड से अटैच्ड है। इफ द मास इज रिलीज्ड विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो आप समझिए सवाल को, सवाल में आपको बोला है कि यार इनिशियली ये अनस्ट्रेच्ड है, ये क्या है, ये अनस्ट्रेच्ड है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से जा जाके यहां से जा जाके यहां से जा जाके यहां से जा जाके यहां पे आएगी। ये तो अनस्ट्रेच्ड वाली पोजीशन है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसी पोजीशन आएगी जो इक्विलिब्रियम वाली है। यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम आएगा और यहां पे आएगा हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन। अरे खुद समझो यार, क्या ऐसा होना चाहिए जो मैंने लिखा है, क्या ऐसा होना चाहिए कि गिरते 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 एक समय जब इक्विलिब्रियम आया, मतलब यहां पर तो आपका mg इक्वल टू kx हुआ, यहां पर तो आपका mg इक्वल टू kx हुआ। क्या हुआ यहां पर हुआ mg इक्वल टू kx, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो खींचते 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 यहां तक खींचा, अब नहीं खींच सकता, अब वापस चलो। यही तो हुआ, खींचते 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 यहां तक खींचूंगा फिर वापस, यहां तक खींचूंगा फिर वापस, ये हमारा तरीका है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम इस जगह पे जीरो मान लेते हैं। हम इस जगह पे जीरो मान लेते हैं अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, और हम बोल देते हैं कि ये x स्ट्रेच हुआ है, ये x स्ट्रेच हुआ है, मान लेते हैं कि ये x स्ट्रेच हुआ है। अगर x स्ट्रेच हुआ है तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और हमको करना तो यही है, हमको करना क्या है, हमको करना तो यही है, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही हैं। कंजर्वेटिव एग्जांपल जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स, ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही होती हैं तो इसका मतलब हम डायरेक्टली टोटल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल हमारी एनर्जी क्या है, स्प्रिंग एनर्जी जीरो और mgx, क्योंकि यहां पे तो जीरो है, यहां से x ऊपर mgx। अब फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइनली हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, उसके बाद हमारा स्प्रिंग की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ kx स्क्वायर। तो इसका मतलब कितना आ गया, 2mg/k इज इक्वल्स टू x। हमारा जो एक्सटेंशन आया है वो आया है 2mg/x। बहुत सुंदर, चलते हैं अपने अगले सवाल जिसका नंबर है 4th। फोर्थ सवाल हमारी स्क्रीन पर। चौथा सवाल क्या है, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय अ फोर्स ऑन 50 kg मास। मास कितना है, मास है 50 kg। In order to accelerate it from rest, initial speed is 0, final speed is 20 meters per second in 10 seconds। समय हमको दिया है 10 सेकंड, समय हमको क्या दिया है, समय हमको दिया है 10 सेकंड। अब चलिए बताइए कि कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताइए। हमसे पूछा कि हमको पूछा है कि कितना वर्क डन करें। अब देखो इसको करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है जो सबसे सिंपल है, जो आपके दिमाग में आना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं, वो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो कि आपके दिमाग में आना ही आना चाहिए, जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखो कि वर्क डन बाय फोर्सेस should be equal to change in kinetic energy, this is the work energy theorem। और क्या मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, क्या मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, किस तरीके से, हाफ इंटू m इंटू 20 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई मेरे को, ये तो 0, ये कितना हो गया 10 इंटू 50 इंटू 20, और यहाँ पे कितनी आएंगी, 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, ठीक है। दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द वर्क डन बाय फोर्सेस। तो क्या यही सही आंसर होना चाहिए, क्या यही सही आंसर है मेरा, हाँ ठीक है। अब चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे। 5वें नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अ बॉडी कंस्ट्रेंड
a body constrained to move along z axis, अरे पहले रफ कर देते हैं। हमको बोला गया अगले क्वेश्चन में कि हमारा जो बॉडी है वो z एक्सिस पे कंस्ट्रेंड है मूव करना, ठीक है। हमारा जो बॉडी है वो कंस्ट्रेंड है टू मूव ऑन z एक्सिस। अगर कंस्ट्रेंड है तो हमारे को फोर्स कितनी दी है? हमारे को फोर्स दी गई है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और हमको बोला जा रहा है कि यार दिस इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन z डायरेक्शन ओनली, और z डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो वो 4 मीटर मूव कर रहा है। अगर 4 मीटर मूव कर रहा है तो डायरेक्टली अगर मैं सोचूं तो डायरेक्टली तो मैं F into S कर सकता हूं, जो कि 3 into 4 करके मेरे पास 12 जूल आ जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि z डायरेक्शन में ही मूव करना है मेरे को। मैंने क्या किया? मैंने z डायरेक्शन की फोर्स ली और मैंने देखा कि z डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या है, z डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट क्या है और z डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है फोर्स का। असल में हम जो वर्क का तरीका करते हैं सॉल्व करने का, उसका मतलब यही होता है। उसका मतलब क्या होता है कि फोर्स इस तरीके से है, ये थीटा है और फोर्स इस तरीके से लग रही है, तो कौन सा कंपोनेंट फोर्स का इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है। असल में मतलब तो यही होता है कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है। फोर्स का z कंपोनेंट इसको z डायरेक्शन में मूव करा रहा है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमको मिलता है वर्क डन। और जो ओरिजिनल तरीका है, तरीका F.ds वाला या F.s वाला, उससे भी यही आएगा। उससे भी आप देखेंगे तो 12 जूल ही आएगा, क्योंकि आप k.k करेंगे तभी आपको 3 into 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में। ये हमारा लास्ट वाला 5th क्वेश्चन था। ठीक, चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे, और हमारा 6th क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। An engine is attached to a wagon through a shock absorber of length 1.5 meter and the entire system। अच्छा एक मिनट, सारी इंफॉर्मेशन हम लिखते चलते हैं कि हमारी लेंथ जो है शॉक एब्जॉर्बर की वो है 1.5 मीटर। इसके अलावा हमारा जो सिस्टम है उसका मास कितना है? 5 के बाद कितनी जीरो? 4 जीरो। 5 के बाद हमारी 4 जीरो हैं। इसके बाद मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको लगे हाथ हम मीटर पर सेकंड में कर लें? लगे हाथ मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद when the brakes are applied to bring it to rest, final velocity, इसको रेस्ट पे लाना है। In this process the spring of the shock absorber get compressed by 1 meter। तो कंप्रेशन जो है वो 1 मीटर का है। If 90% of the energy of the wagon is lost due to friction, the spring constant is 90% एनर्जी लॉस हुआ है। तो हमको बताना है कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कितना होगा। तो इट्स इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा सॉल्व करते वक्त थोड़ा टिपिकल लग जाए, क्योंकि एक बार में इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यार आपको सबसे पहले कंप्रेशन तो दे ही रखा है कि कंप्रेशन कितना है स्प्रिंग में। आप देखिए कंप्रेशन आपको दे रखा है, कंप्रेशन आपको दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि यार ऐसा करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरी? हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। हाफ इंटू मास है 5 के बाद 4 जीरो इंटू v स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो गया? 25 के बाद 3 जीरो और सही लिखा है ना? 1 2 3 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 25 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अब जो ये 25 इंटू 10 की पावर 5 जूल का 10% है, वही मेरा गया स्प्रिंग एनर्जी में। समझे इस बात को कि जो 25, क्योंकि 90% लॉस हुआ है, 90% लॉस हुआ है तो कितना परसेंट कन्वर्ट हुआ है, कितना परसेंट यूजफुल में गया है। तो इसका केवल 10% मेरा स्प्रिंग एनर्जी में गया या शॉक एब्जॉर्बर में गया। इसका केवल 10%, इसका केवल 10%, इसका जो 10% है वही गया मेरा स्प्रिंग एनर्जी में। स्प्रिंग एनर्जी होती है हाफ के कंप्रेशन का स्क्वायर, और कंप्रेशन आपको दिया है 1। सॉल्व हो गया। 25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2
दिस इज के। 25 दूनी 50, तो इसका मतलब 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर क्या होती है इसकी यूनिट, मीटर। दिस इज माय के। इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमारी अप्रोच डेवलप होनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है 7th। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है टू मैन विद वेट्स। वेट का रेशियो दे रखा है हमको दो मैन का, m1 m2, और वो दिया है हमको 4/3। स्टेयरकेस एंड टाइम इन द रेशियो ऑफ, टाइम का रेशियो हमको दे रखा है, मतलब कि हमको t1/t2 भी दे रखा है जो कि है हमारा 12/11। ठीक है, हमको बताना है पावर का रेशियो बताना है, पावर का रेशियो बताना है फर्स्ट टू दैट ऑफ सेकंड, मतलब पहले वाले का अपॉन सेकंड वाले का। मतलब अगर जनरली अपन सिंपल भाषा में लिखे तो हमको ये बताना है पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 2। पावर क्या होता है, अगर मैं साधारण सी भाषा में बोलूं तो पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अरे भाई ये तो पता ही है। अब क्योंकि मुझे स्टेयरकेस चढ़नी है, स्टेयरकेस चढ़नी मतलब मुझे कुछ h हाइट कवर करनी है। अगर मुझे कुछ h हाइट कवर करनी है तो मेरी एनर्जी बोले तो mgh, बोले तो mdh मसाले नहीं, mgh पोटेंशियल एनर्जी, बोले तो mg मतलब कि w by h into t। अरे हाँ ना बोल यार, w into h by t। तो इसका मतलब अगर मैं पावर 1 by पावर 2 पूछूं तो क्या w1h डिवाइडेड बाय t1 into t2 डिवाइडेड बाय w2 into h लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ध्यान से सोच के बोल। पावर पहले की डिवाइडेड बाय पावर दूसरे की। अब सुन, क्योंकि सेम हाइट तक गया है तो क्या h को कैंसिल कर दें, अगर सेम हाइट तक गया है तो क्या h को कैंसिल कर दें। अब बच रहा है मेरा w1 by w2 into t2 by t1। अरे हाँ ना बोल यार, तो w1 by w2 क्या है 4/3 और t2 by t1 मतलब कि 11/12। आंसर आपका जो पावर 1 by पावर 2 का आएगा वो आएगा 11:9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको पावर का फॉर्मूला अगर पता है, अगर पावर का फॉर्मूला पता है तो सवाल निहायत ही लल्लू है। देखा आपने वर्क पावर में खुद से देखा कि यार सवाल बहुत लल्लू बन रहे हैं वर्क पावर में। और वर्क पावर में सवाल जो है आते हैं जेई मेन के, जेई मेन में सवाल आते हैं वर्क पावर के। चलते हैं अपने 8th नंबर के सवाल में। 8th नंबर का सवाल और ज्यादा लल्लू सवाल। देखिए क्या बोल रखा है, हमको बोला है कि यार स्प्रिंग फोर्स है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है हमारा 800 न्यूटन पर मीटर। हमको बोला है कि एज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 से 15, 5 से 15 ले जाने में वर्क डन कितना लगेगा, ये हमको पूछ रहा है सवाल में। तो यार अब तो आप जानते ही हो कि वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या अगर मैं यही चीज निकाल दूं तो क्या वर्क डन निकल जाएगा? क्या मैं ये चीज निकाल दूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो क्या वर्क डन निकल जाएगा? अरे हाँ ना बोल यार। तो हाफ इंटू के इंटू 15 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के इंटू 5 का स्क्वायर। हाफ के को क्या कॉमन ले लें, क्या 15 का स्क्वायर 225 और क्या 5 का 25, तो क्या 200 इंटू हाफ, के की वैल्यू हमको 800 दी हुई है, तो क्या इसको काट करके 100, एक गलती हमने कर दी जो तुमने देखी नहीं है, इधर भी 10 की पावर 4 और इधर भी 10 की पावर 4, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है भाई, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, यहाँ भी 100 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 4, यहाँ पे 10 की पावर 4, तो डिवाइड करना है 10 की पावर 4 से। तो इसका मतलब आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब 8 जूल आपका जो है डेल्टा यू आ गया। और क्या यही वर्क डन होता है? अगर वर्क डन भी यही होता है तो इसका मतलब आंसर आपका वर्क डन का जो है वो है 8 जूल। आपका आंसर है 8 जूल वर्क डन का। इसी के साथ चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन हमारे सबके सामने आ गया है। नाइन्थ क्वेश्चन
द शेप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या इवन ये मुझको लिखना भी चाहिए? क्या मुझको ये लिखना भी चाहिए? क्या ये ऐसे सवाल हमको करने भी चाहिए? लेकिन क्योंकि ये एनटी अभ्यास में आया गया है, इसका मतलब ये जेईई मेन में भी आ सकता है और ये बहुत ही ज्यादा लल्लू सवाल है। क्या हमको फॉर्मूला पता है? यार कुछ नहीं बोल रहा, क्या हमको फॉर्मूला पता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर? क्या इसको अगर हम y ले लें और इसको अगर हम x ले लें तो क्या y इक्वल टू kx स्क्वायर जैसी चीज बन रही है? और जब भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला बनता है तो क्या पैराबोला बनता है? तो क्या पैराबोला बनता है। खत्म। इसी के साथ चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। टेंथ क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। 10th क्वेश्चन में हमको बोला है कि अ फोर्स F इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए हमारी एक फोर्स है जो कि 10x स्क्वायर जो कि पोजीशन से रिलेटेड है। वर्क डन हमको बोल रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 पर हमारा जो है पोजीशन चेंज हुआ है, तो हमको वर्क डन बताना है। हमको बताना है वर्क डन। तो क्या ये भी एक बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है? क्या ये भी बहुत सरल सवाल है? क्या हम इतना जानते हैं कि यार dw जो वर्क डन होता है वो होता है f डॉट ds का इंटीग्रेशन, या इधर भी लगा लो। तो 0 से w और 2 से 4। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने का मतलब 10x स्क्वायर dx 2 से 4 10 इंटू एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट डाल दीजिए 2 से 4, तो 10 बाई 3 इंटू 64 माइनस 8। सही है? सही है कि नहीं है? 10 बाई 3 इंटू 56 मतलब कि 560 बाई 3 जूल इज द वर्क डन। वर्क डन कितना आ गया हमारा? 560 बाई 3 जूल। ये आपका आंसर। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 11वें नंबर के क्वेश्चन में। इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। अ ट्रेन ऑफ वेट 10 की पावर 7 न्यूटन। हमको बोला है कि वेट जो है वो है 10 की पावर 7 न्यूटन। रन्स ऑन अ ट्रेवल ट्रैक विद यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। पता नहीं एनटी वालों को 36 किलोमीटर से इतना प्यार क्यों है? 36 से पता नहीं इतना प्यार क्यों? हर जगह देखो 36। द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 kgf। फ्रिक्शनल फोर्स आपको दी हुई है, हाँ सही लिख रहा था, 0.5 kgf पर क्विंटल। ये भी क्या दिया? पर क्विंटल। जी आपको बोला कि अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ तो आपको पावर ऑफ द इंजन बतानी है। पावर ऑफ द इंजन बतानी है, तो आपको बस कुछ भी करके फोर्स मिल जाए। आपको फोर्स मिल जाए, आपके पास वेलोसिटी है, पावर तो आप निकाल ही सकते हो। पावर तो आप F डॉट v से निकाल लोगे, लेकिन आपको बस एक बार जो है फोर्स मिल जाए। अब फोर्स निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। यहां पर जो आपको ये चीज दे रखी है ये वेट है और फोर्स आपके पास है फ्रिक्शनल। ठीक है, और वो भी आपको कुछ अलग टिपिकल से यूनिट में दी हुई है, kgf पर क्विंटल में। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार इस वेट को kgf में कर लेते हैं, इस न्यूटन को kgf में कर लेते हैं। न्यूटन को kgf में करने का मतलब है कि आप 10 से डिवाइड कर दो। 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो kgf में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूटन से kgf में आने के लिए डिवाइड कर दीजिए 10 का। क्या एक नई चीज पता चली? क्या ये एक नई चीज पता चली कि न्यूटन से kgf में आने के लिए आपको 10 का डिवाइड करना पड़ जाता है, या g का डिवाइड करना पड़ता है। g की वैल्यू यहाँ पे 10 दी गई है, तो इससे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि आपको g का डिवाइड करना पड़ता है। इसकी वैल्यू 10 की पावर 6 kgf आ गई, और ये है क्या? ये है लोड या वेट कह लें। अब अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो क्या इसमें वेट का मल्टीप्लाई कर दूं? क्या इसमें वेट का मल्टीप्लाई कर दूं और क्या मेरे को फोर्स मिल गई? क्या दिस इज द फोर्स? क्या फोर्स अपॉन वेट दिया हुआ था? क्या पर वेट दी हुई थी?
और क्या मैं वेट का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या फोर्स इन न्यूटन आ जाएगी, इन न्यूटन इन केजीएफ आ जाएगी। अगर मेरे को फोर्स केजीएफ में मिल गई तो इसमें फिर से मैं अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं फिर से अब केजीएफ से न्यूटन में जा रहा हूं तो 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे को न्यूटन में फोर्स मिल जाएगी, क्या मेरे पास ये फोर्स आ गई। अब मेरे पास फोर्स है और वेलोसिटी है, 5 × 10 की पावर 6 × 10, 5 × 10 की पावर 7 वॉट मेरा जो है आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में है क्या 500 किलोवाट, एक ज्यादा जीरो आ रही है, 500 किलोवाट इज द आंसर। 1 2 3 4 5, 500 किलोवाट इज द आंसर। हमारा आंसर जो है 500 किलोवाट है। हमने जीरो कहीं ज्यादा लगा दिया है भाई, नहीं यार जीरो सही है, जीरो में गड़बड़ नहीं है, जीरो सही है। आप देखिए एक बार, 5 × 10 की पावर 6 मतलब 5 × 10 की पावर 5, फिर फोर्स है, फोर्स में वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अरे वेलोसिटी का मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ पे किया है, ये हमारा है केजीएफ में 10 का मल्टीप्लाई किया न्यूटन में, न्यूटन से गए हम, लेट मी चेक, मैंने सॉल्व करके रखा है। पर क्विंटल है ना भाई साहब, पर क्विंटल है तो इसका 100 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। पर क्विंटल है भाई, पर क्विंटल तो भाई 100 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना बचा है भाई, क्या यहाँ पे 3 आ गया, 3 आने के बाद क्या यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आने के बाद क्या यहाँ पे 5 आ गया, 5 आया, इसका मतलब क्या 500 किलोवाट हुआ कि नहीं हुआ, 500 किलोवाट हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा जीरो का ध्यान रखो यार, आप भी थोड़ा जीरो का ध्यान रखना। हम गलती कर बैठे इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गलती कर बैठे। अब चलते हैं हमारे 12वें नंबर के सवाल पर, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने 12वें नंबर के सवाल पर। चलिए 12वें नंबर के सवाल पर आ जाइए। जीरो का गलती कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है, जीरो का गलती कर रहे हैं और शर्म भी नहीं आ रहा है, देखिए इनको, ठीक है। देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। 12th नंबर का क्वेश्चन हमको बता रहा है अ स्टोन ऑफ मास 2 kg, अ स्टोन ऑफ मास 2 kg is projected upward with kinetic energy 98 जूल। ठीक है भाई, 98 जूल से हमने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया। The height at which the kinetic energy of the stone becomes half of its original value, मतलब मुझे हाइट बतानी है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की है तो यहाँ पे k/2 हो जाए, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की है तो यहाँ पे k/2 हो जाए, तो किस हाइट पे वो हो रही है तो मुझे बताना है कि यार वो हाइट क्या है। अब देखो ये भी दो तरीके से कर सकते हैं, ये भी दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही हैं, जैसे कि ग्रेविटी और ग्रेविटी ही काम कर रही है, तो अगर मैं देखूं मैं अपनी इनिशियल और फाइनल एनर्जी को जो है कंजर्व कर सकता हूं। करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या मेरी इनिशियली तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो मान लूं, पोटेंशियल जीरो तो मेरी इनिशियली सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, फाइनली किस में जा रही है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में, फाइनली कुछ काइनेटिक भी होगी कुछ पोटेंशियल। अब ये पता चला कि ये जो काइनेटिक है ये k/2 ही है, ये k/2 ही है, तो बचा हुआ पोटेंशियल क्या हो गया, क्या पोटेंशियल भी k/2 हुआ, क्या पोटेंशियल भी k/2 है, इसका मतलब 98/2 which is 49 जूल। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल तो होता है mgh, पोटेंशियल तो होता है mgh, और ये जो h है ये वही h है जहां तक मेरी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई, ये वही h है जहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। तो अगर आपको अब h निकालना है तो h निकालने का तरीका 49 डिवाइडेड बाय मास इनटू h, जो कि आएगा 2.45 मीटर, जो कि आएगा 2.45 मीटर, 2.45 मीटर। अब दूसरा तरीका जो है करने का, वो दूसरा तरीका ये है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इनिशियल पे वेलोसिटी निकाल लें, हम इनिशियल पे वेलोसिटी निकाल लें। इनिशियल पे वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ऐसे 98 को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर दो, और m तो हमारा कितना है 2 गिवन है, v स्क्वायर निकाल लो।
98 का रूट, या v स्क्वायर इज 98 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर जो भी है। ऐसे ही हाफ काइनेटिक एनर्जी कहां पे हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ का मतलब 98 की हाफ, 98 का हाफ क्या है 49, 49 इज हाफ इनटू 2 इनटू v स्क्वायर। तो ये वाला जो v स्क्वायर है दिस इज 49, मतलब यहां पर जो v स्क्वायर आया वो आया 98 और यहां पर जो v स्क्वायर आया वो आया 49। तो अब यहां पे थर्ड इक्वेशन लगा करके भी हम s निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, v स्क्वायर इज 49, u स्क्वायर इज 98 माइनस 2 into 10 into s। तो 2 into 10 into s इज इक्वल्स टू बचा हुआ 49। क्या s यहां पे अभी भी 2.45 मीटर ही आया? क्या ये इक्वेशन ही यही है? तो अब आप खुद सोचिए कि हमारा आसान सवाल क्या था। आसान तरीका ये वाला था क्योंकि इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी भी घुसा दी, काइनेमेटिक्स भी घुसा दी, पर यहाँ हमें काइनेमेटिक्स घुसाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आसान तरीका हमारा ऑब्वियसली यही था। ठीक है, अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पेश हो। क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर पेश हो जी, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ रीचेस हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस। मतलब मैंने एक बॉडी है उसको प्रोजेक्ट किया अपवर्ड और वो जो है अर्थ के रेडियस जितना ऊपर गई और ऐसे वापस आएगी, तो ये अर्थ के रेडियस जितना ऊपर गई थी, रेडियस ऑफ अर्थ, द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम या इज ग्रेटेस्ट। पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि हमको बोला गया पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपकी नीचे वाले डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी, इस तरफ, इसी डायरेक्शन में तो mg एक्ट कर रहा है, इसी डायरेक्शन में तो mg एक्ट कर रहा है। और पावर को मैक्सिमम होने के लिए पावर का फॉर्मूला जो है वो होता है फोर्स डॉट v, फोर्स डॉट v। तो जब ये जो cos थीटा का कंपोनेंट है ये 1 होगा, cos थीटा का कंपोनेंट 1 होगा, तभी क्या पावर मैक्सिमम मिलेगी। भाई मान लो f की वैल्यू फिक्स है, v की वैल्यू फिक्स्ड है, ये चीज को मैक्सिमम होने के लिए इसका मतलब इसका जो cos थीटा आएगा, मतलब कि फोर्स और वेलोसिटी में जो उनके बीच का एंगल होगा क्या वो जीरो होना चाहिए? क्या वो जीरो होना चाहिए? क्या थीटा शुड बी जीरो? जब थीटा जीरो तभी 1। तो इसका मतलब जब बॉल ऐसे घूम के नीचे आ रही होगी तभी मेरी पावर जो है वो मैक्सिमम मुझे मिल रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जब बॉल उस इंस्टेंट पे होगी जब वो अर्थ को हिट करेगी, उसी समय पर हमको जो है मिल रहा होगा हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बात को याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो चलते हैं हमारे 14th नंबर के सवाल पर। फोर्टीन्थ नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया है और 14th नंबर का सवाल है हमारा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ग्राफ ग्राफ जैसा दिख रहा है। u वर्सेस x और यहां पे हमको दिया है x। हमको बोला गया है which of the following statement is correct, और हमारे जो स्टेटमेंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर। हमारे जो ऑप्शंस है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पर। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हम जानते हैं? क्या हम इक्विलिब्रियम जानते हैं? अच्छा हाँ सर, इक्विलिब्रियम तो हम जानते हैं, इक्विलिब्रियम होता है जहां पे फोर्स जीरो हो, जहां पर फोर्स जीरो को हमारा इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, बहुत सुंदर। स्टेबल इक्विलिब्रियम जानते हैं? हाँ स्टेबल भी जानते हैं। अगर किसी चीज को डिस्टर्ब करें और वो वापस घूम के वहीं पे आ जाए तो वो स्टेबल। अगर किसी चीज को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करें और वो दूर ही भाग जाए तो वो अनस्टेबल। अरे हाँ ना बोलिए, सही बात है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि कटोरा, कटोरा अगर सीधा रखा है और उसके अंदर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उसको ऊपर चढ़ाऊंगा तब भी वापस घूम के नीचे आएगा अपनी जगह पे, इधर चढ़ाऊंगा तब भी घूम के वापस इधर ही आएगा। इसी कटोरे को उल्टा रख दो, उल्टा रखा यहां पर मेरा इक्विलिब्रियम में, जैसे मैंने इसको इधर फोर्स लगाई गिर के नीचे, जैसे इसको इधर फोर्स लगाई गिर के नीचे। तो ये चीज क्या होती है हमारी इक्विलिब्रियम पहचानने का तरीका। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसको इधर कराया
तो ये इधर गिर जाएगा, नहीं तो इधर गिर जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और रही बात इस तरीके की, इसको इधर ले जाऊं तब भी वापस इधर आएगा, इधर ले जाऊं तब भी वापस इधर आएगा, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम कौन सा है ये तो हम तब बात करेंगे जब हमें पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम है भी कि नहीं। तो एक बात हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो होता है माइनस du/dx। फोर्स जो होता है वो होता है माइनस du/dx। तो जहां पर फोर्स जीरो वहां पर इक्विलिब्रियम, इसका मतलब माइनस du/dx भी जीरो। तो क्या यहाँ पे स्लोप जीरो है? नहीं। क्या यहाँ पे स्लोप जीरो है? नहीं। स्लोप हमारा जीरो है x2 पर, स्लोप हमारा जीरो है x2 पर। तो x1 और x3 तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, समझ में आया? x1 और x3 तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है। हमारा इक्विलिब्रियम में है ही वो है x2। x2 हमारा इक्विलिब्रियम में है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम पता कर सकते हैं, हमारे एक ऑप्शन होता है d2u/dx², जिससे थोड़ा टफ है। अब दूसरी बात आप ये समझ जाओ कि यहां पर अगर मैं स्लोप निकालूं, यहां पर मैं स्लोप निकालूं तो यहां पे जो स्लोप आएगा वो मुझे क्या फोर्स दे रहा होगा, और यहां पर भी मैं अगर स्लोप निकालूं तो वो मुझे क्या दे रहा होगा, वो भी मुझे फोर्स ही दे रहा होगा। तो अगर मान लीजिए x2 से मैंने इस ब्लॉक को हल्का सा इधर शिफ्ट किया, हल्का सा इधर शिफ्ट किया, जैसे ही पॉजिटिव की साइड मैंने इसको शिफ्ट किया तो इस तरफ मेरी फोर्स नेगेटिव में है, इस तरफ मेरी फोर्स नेगेटिव में है। अरे आया कि नहीं आया? पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इस तरफ मेरी फोर्स क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि du/dx इज नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, du/dx क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब du/dx नेगेटिव, du/dx नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो अगर मैंने इसको इधर शिफ्ट किया तो ये इधर ही जा रहा है। अरे हाँ ना बोल। अगर मैंने इस पार्टिकल को इधर शिफ्ट किया तो ये इधर ही भागता हुआ जा रहा है, तो ये वापस तो अपनी जगह पे आ नहीं रहा। अगर वापस अपनी जगह पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कौन सा है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। x2 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 15वें नंबर के सवाल पर। फिफ्टींथ नंबर का सवाल। 15th नंबर का सवाल हमको क्या बता रहा है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हमको बोला है कि कोई पार्टिकल है जो कि u से जा रहा है और थीटा बना रहा है, तो कुछ ऐसे ही जाएगा। हमको बोला है इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम बात करें, हमारा पावर तो F.v होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो हमें फोर्स भी वेक्टर में चाहिए। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे ही वर्क करती है। अरे हाँ ना बोल यार, mg। तो अगर मैं लिखना चाहूं फोर्स को तो कैसे लिखूंगा? माइनस mg j कैप। अरे हाँ ना बोल यार, माइनस mg j कैप। वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी लिखना चाहूं इन वेक्टर फॉर्म तो कैसे लिख सकता हूं भाई साहब? u cos थीटा i कैप, u cos थीटा i कैप, क्योंकि x में तो हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो कांस्टेंट स्पीड है। u cos थीटा i कैप माइनस 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 प्लस प्लस u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा, u sin थीटा माइनस gt j है। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल। क्योंकि नीचे की तरफ हमारा एक्सेलरेशन है और रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, इसलिए क्या यही लिखना पड़ेगा। और ये हमने कहां से लिखा है? ये हमने लिखा है v इक्वल टू u प्लस at से। अरे हाँ ना बोल यार, ये हमने कैसे लिखा है? v इक्वल टू u प्लस at से। u ये है माइनस a इंटू टी, u साइन थीटा माइनस gt। और आप पावर निकालने के लिए f डॉट v करेंगे। f डॉट v करने पे आपको मिलेगा दिस इंटू दिस, माइनस mg, या फिर माइनस को हटा दो, mg² t माइनस mgu साइन थीटा। दिस इज पावर। ये आपकी पावर है, ये आपकी पावर है, ये आपकी क्या है? पावर है। तो हमको पता चल गया कि यार जो पावर है वो लीनियरली टाइम पे डिपेंड कर रही है, वो लीनियरली टाइम पर डिपेंड कर रही है।
तो इसी के साथ जो है हमारे 15 सवाल सही हो गए। आई होप कि आपको सही से समझ में आया होगा, सही से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। एक आध जगह मैंने भी जीरो की गलती कर दी, तो उस पे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यार इतना ही बताना था। आज के हमने 15 सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम के कर लिए हैं, वर्क एनर्जी पावर के कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियोस लाएंगे जो कि एनटीए अभ्यास के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, उनके सारे चैप्टर्स को भी सॉल्व कर रहे होंगे। वर्क एनर्जी पावर का हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे जो कि बहुत ही जल्द आएगा। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ही, वीडियो को लाइक करना भी पड़ेगा, दूसरों तक शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो।